ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये आइडियल नॉन आइडियल के अंदर नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो दो पार्ट्स आने वाले हैं उनका अपन कंपैरेटिव समरी बनाने वाले हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट सेशन में ये जरूर बात हो गई थी कि भाई नॉन आइडियल मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते वो कौन से वाले होते हैं? नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल, अच्छा, अगर कोई चीज राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है, फॉलो नहीं करना मतलब कि जो उसका आंसर आएगा या तो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आ जाएगा या तो उससे कम आ जाएगा। तो उस बेसिस पर नॉन आइडियल को दो कैटेगरी में बांटा गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो हेड्स में डिवाइड किया गया, नेमली पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो हम नॉन आइडियल को दो कैटेगरीज में कवर करने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में। शब्द के साथ कनेक्ट करेंगे, टॉपिक को बहुत पक्का बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जनरेट होता है। इंटरनल स्कूल एग्जाम में तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस भी लिखने को आता है, तो इसलिए टॉपिक डिफरेंस फॉर्म में अपन तैयार कर रहे हैं। फ्लो चार्ट और कंपैरेटिव स्टडी इजी टू लर्न होती है, तो ये फॉर्मेट अच्छा काम करेगा। देखते हैं इनको क्या क्या दिक्कत, क्या क्या इस पे कवर। अच्छा, राउल्ट्स लॉ क्या था? राउल्ट्स लॉ बताता था किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना? हाँ, वेपर प्रेशर बताता था। चलो ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब हुआ कि जो वेपर प्रेशर का आंसर राउल्ट्स लॉ से आता, एक्सपेरिमेंट करने पर वो आंसर राउल्ट्स लॉ से ज्यादा का आ रहा। तो ज्यादा का आंसर आना काय में आता है? ये पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कराता हूं फिर से। हम ये बात कर रहे थे कि आपने लिया हुआ है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है, चलो पानी ले लेते हैं, पानी, सिर्फ पानी है। ठीक। अब ये कुछ ना कुछ वेपर इसकी जनरेट करेगा, वेपर प्रेशर गर्म होने पर कोई ना कोई वेपर जनरेट होगी ना। क्लोज सिस्टम है ये पूरा चैप्टर क्लोज सिस्टम पे ही चल रहा है क्योंकि तभी प्रेशर क्रिएट करवा सकते हैं अपन, है ना? चलो ठीक। अभी क्या बोला अपन ने? क्या है मेरे पास? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जब है तो उसने एक प्रेशर जनरेट किया, पी नॉट बोलते थे इसको। अब क्या करा अपन ने? सॉल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया। तो ये मैंने नमक डाल दिया अंदर, ठीक है। अब नमक तो वेपराइज होगा नहीं क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वो क्या करेगा? वो ये जो वेपर्स पहले जनरेट हो रही थी, अब वो वेपर्स कैसे होने वाली है पहले की कंपैरिजन में? कम हो जाएगी। किसने इंडर किया? सॉल्यूट ने। कौन से नेचर का था? नॉन वोलेटाइल। बराबर है के बाद? तो प्रेशर कम हो गया, ये तो तय है ना? अब हमने क्या करा? वही वाला प्रेशर पता लगाने के लिए जिसका फॉर्मूला क्या है, वो था ना P1 0 x1, राउल्ट्स लॉ। अब मैंने क्या करा, ये P फाइंड करने के लिए एक बार अपन ने राउल्ट्स लॉ लगाया, कोई आंसर आया होगा, मान लो 52 आया, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहे, 52 आ गया। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा आंसर 56 आ गया। तो अपन यही कह रहे हैं, यही वाला केस की बात कर रहे हैं क्या, कि हमारा एक्सपेरिमेंटल आंसर फॉर्मूले के आंसर से कैसा आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर गलत हो गया। असल में राउल्ट्स लॉ से जो आंसर आया वो उस केस में था जब सोल्यूशन को कैसा माना जाता था? आइडियल। लेकिन मेरा सोल्यूशन तो नॉन आइडियल है। अंदर जो मेरे रिएक्टेंट्स है ना, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी रीजन बताऊंगा, एग्जैक्ट रीजन अभी आगे आएगा। बट अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन वो होते हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा आ जाता है। और किसका आंसर? प्रेशर का। और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव में क्या होगा? वेपर प्रेशर जो होगा वो राउल्ट्स लॉ से कैसा मिलेगा अपने को?
कम मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जरा इंक्लूड करते हैं। अभी इसका एग्जैक्ट कारण पता चलेगा कि ज्यादा क्यों और कम क्यों अगले 2-3 पॉइंट में। चलो पहला कंपैरेटिव पॉइंट डालते हैं। इफ वेपर प्रेशर इफ वेपर प्रेशर ऑफ द solution if vapor pressure of the solution is higher, बस ये हायर ही उसका मतलब पूरे टॉपिक का मेन कीवर्ड वही है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स लॉ if vapor pressure of solution is higher from Raoult's law, it is called positive deviation. It is called positive deviation. फॉर्मूले से निकाला गया आंसर और एक्सपेरिमेंटली निकाले गए आंसर में वेरिएशन आया। बस इसको लोअर लिख देते हैं, बाकी तो सब सेम ही है। ये पॉइंट भी जरा रेडी कर देते हैं, फिर इनके बारे में और जानते हैं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन if vapor pressure of the solution is lower lower from Raoult's law lower from Raoult's law, it is called negative deviation. It is called negative deviation. ये तो इनका एक जनरल इंट्रो आ गया कि इनको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला गया, तो वो सिर्फ राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में आंसर के हिसाब से बोला। चलो ठीक है, अब और बात करते हैं इनके बारे में। हमने, हाँ, जब हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं, यानी कि जब इनको प्रिपेयर किया जाता है, जब इनको प्रिपेयर किया जाता है तो जो डेल्टा एच होता है ना, क्या होता है डेल्टा एच, क्या पढ़ा था? एंथैल्पी। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, कि जब कोई सोल्यूशन घोल के बनाया है ना, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई। तो इनको बनाने में, इनकी बात कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव डेविएशन को बनाने में डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो होता है। लेस मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में क्या था? जीरो था। आइडियल में आइडियल में डेल्टा एच कैसा होता है? जीरो। और नॉन आइडियल में है ना, आइदर मोर देन जीरो और लेस देन जीरो। ये तो हीट की बात हो गई। जब हम इन सॉल्यूशंस को बनाते हैं मिक्स करके, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है यार, ऐसा कैसे मुमकिन है? और यहाँ पे लेस देन जीरो। देखते हैं वॉल्यूम कैसे बदल। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 5 ml डाला और एक और चीज 5 ml डाली, बोले 11 ml बनेगा। मतलब, है ना, मतलब बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है ना। आइडियल सोल्यूशन में उसने कहा था डेल्टा वी जीरो, यानी वॉल्यूम में बदलाव नहीं आएगा, 5 और 5 मिलके 10 ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ 11 बन रहा है, यहाँ 9 बन रहा है। ये कैसे हो रहा होगा? इसका कारण, बस मेरा अगला ही पॉइंट है, अपन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे एक साथ फिर। वो है इंटरैक्शंस वाली बात। इस पूरे टॉपिक का मेन जो सार है वो ये अगले इस वाले पॉइंट में आ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन और ऊपर की दो बातें इसलिए होती हैं क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है इंडिविजुअल वालों से। समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू।
ए और बी कौन है? सॉल्यूट सॉल्वेंट बिफोर मिक्सिंग, और उधर ए बी क्या हो गया? सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। तो हम क्या देख रहे हैं? बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था। वीक मतलब ये सॉरी, एक पर्टिकुलर इंट्रैक्शन था, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अब तो इसको वेपराइज करने के लिए मेरे को थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ रहा होगा और ये वेपराइज हो रहा होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ? जब मैंने सोल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा हो गया? वीक हो गया। यानी इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। आसान हो गया। चलो ठीक है। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा है? ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट नहीं देनी पड़ रही है अब आपको, कम हीट देनी पड़ रही है। ठीक है। तो क्योंकि मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में मिक्स होने से जो सोल्यूशन बना, उसमें इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन वीक था, इसलिए ये जल्दी वेपराइज हो गया, ज्यादा वेपराइज हो गया। इसीलिए तो वेपर प्रेशर कैसा हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया क्योंकि पार्टिकल जल्दी से काय में मूव कर रहे हैं? वेपर में। और जरा डेल्टा वी की बात करें। पहले इतना इंटरेक्शन था कि कोई वॉल्यूम बना हुआ था, इतना वॉल्यूम था ये। अब इंटरेक्शन वीक हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, इंटर पार्टिकल वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए 5 और 5 को मिलाने पर किस तरह का आउटकम आया? 11 वाला आउटकम। तो डेल्टा वी के बढ़ने का कारण ये नीचे वाला ही है। ठीक है। क्योंकि फाइनल इंटरेक्शंस आर वीकर देन द इनिशियल इंटरेक्शंस। ओके। तो वही सारा सार है ना। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, एफ मतलब इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। पूरा डेविएशन क्रिएट करने का रीजन ही यही है, अट्रैक्शन का वीक होना। अट्रैक्शन का वीक होना। ठीक है। वही सब लिखा है कि इंटरेक्शन वीक हो गया तो द मॉलिक्यूल्स फाइंड इट इजियर टू एस्केप, है ना, मतलब वेपराइज होना उनके लिए आसान हो गया, वेपराइजेशन इजी हो गया। राइट। उस तरफ इसका ऑपोजिट हुआ होगा। जो नया सोल्यूशन बना उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस थे वो ज्यादा हो गए, और ज्यादा होने पर वो इजीली वेपराइज नहीं हो पाया। तो वेपर कम जनरेट हुई, वेपर कम जनरेट हुई तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वॉल्यूम भी, इस बार वॉल्यूम में क्या हुआ होगा? द मॉलिक्यूल्स केम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स केम क्लोजर, तो वॉल्यूम क्या हो गई? रिड्यूस। ठीक है। तो वो उसका जस्टिफिकेशन, वो उसका जस्टिफिकेशन। ओके। तो हमें इसको मतलब रटना नहीं पड़े, वो वाले पॉइंट से तीनों बातें एकदम कनेक्ट होती है। एम आई क्लियर? पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, हीट क्यों कम है, हीट क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये सारा बैकअप किसकी वजह से है? मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्ट करने की वजह से। कभी इंटरेक्शन कम है, कभी इंटरेक्शन ज्यादा है। इसमें एग्जांपल डाल देते हैं कि किस तरह की चीजें मिक्स करने पर ऐसा होता है। ठीक है। तो पॉजिटिव में एक अपन डाल सकते हैं, इथेनॉल और एसीटोन डाल सकते हैं। इथेनॉल और एसीटोन को जब मिक्स किया जाता है तो वो लोग इस ये वाला बिहेवियर शो करते हैं। और इधर अपन डाल सकते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स करते हैं तो ये नेचर। ठीक है।
इंटरेक्शंस का वीक होना, इंटरेक्शंस का स्ट्रांग होना, वही इसका रीजन है। अलग कैसे हुए? नहीं नहीं, अरे अलग मतलब क्या? इथेनॉल और एसीटोन में से वो सॉल्यूट सॉल्वेंट होंगे, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बनेगा दोनों का। तो जब इन दोनों का आपस में मिलाया जा रहा होगा ना, तो अच्छा चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है थोड़ा? अच्छा, 11th में था केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था? ठीक है, किस किस के बीच में बनता है? ठीक है, तो अगर जैसे मान लो मैं ये लिखूं, CH3 CH2OH, क्या लिखा मैंने, नाम बताओ? इथेनॉल लिखा मैंने। अब ये इथेनॉल में ये वाला जो O है ना, वो किसी दूसरे इथेनॉल के, एक और इथेनॉल लिख देता हूँ पहले। ये मैंने एक और इथेनॉल लिखा, एक बीकर है जिसमें सिर्फ इथेनॉल भरा हुआ, तो वहां पे सिर्फ इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे? ये वाला O दूसरे वाले H के साथ क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा। यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। किसका? इथेनॉल इथेनॉल का। ठीक। लेकिन जब हमने इथेनॉल में एसीटोन मिक्स किया, तो अब वही इथेनॉल किसके साथ इंटरेक्ट करने जाएगा? एसीटोन के साथ। और एसीटोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बनती है, इसमें H है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई। तो यही तो अपन कह रहे हैं कि सोल्यूशन में बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक। और इनिशियली उनका बॉन्डिंग कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो व्हेन इथेनॉल एंड एसीटोन आर मिक्स्ड, वो एक दूसरे से इंट्रैक्शन उनका वीक हो जाता है, तो वो दूर दूर रहता है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इन वो मतलब उनके स्ट्रक्चर पे है वो सब, कि क्यों वो इंट्रैक्शन कम होता है और बढ़ जाता है ना? अच्छा, ठीक है। फिर हाँ, ये हो गई बात। चलो, और तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बैकअप, कि इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से हो। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या होता होगा पता है? क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। एसीटोन एसीटोन में नहीं बनाता। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स किया गया, तो इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, बढ़ गया। बस, यही तो अपन कह रहे थे। ठीक है। अब इनमें एक एक ग्राफ आता है, दोनों के इसी में एग्जांपल के नीचे डालेंगे अपन, डिफरेंस में ही चलेगा ग्राफ भी। ये वही ग्राफ है जो राउल्ट्स लॉ के लिए बनाया गया था, तीन स्ट्रेट लाइन बनाई थी तब तो यहाँ पे वो मॉडिफाई होगा। वही वाला जिसमें अपन ने कहा था कि पहले एक कंपोनेंट जो है वो जीरो है, और एक कंपोनेंट पूरा है, और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट पूरा हो गया और दूसरा वाला जीरो, दूसरा वाला जीरो। सेम यहाँ पर भी हुआ। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन होता है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर होता है। दोनों ग्राफ के लिए सिमिलर है।
ओके, लेट्स सी। जब हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाया था, तो हमने पढ़ा था कि एक कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन जो है धीमे धीमे करके बढ़ता जाएगा, और एक का मोल फ्रैक्शन धीमे, है ना, एक का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसा पढ़ा था। ठीक है। और एक ओवरऑल लाइन बनाई थी, है ना, इस टाइप की। अब क्या हो रहा है, ये ग्राफ कब था, आइडियल में। ये ग्राफ था आइडियल में, जब राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा था। सिमिलर यहां पर भी ऐसा ही कुछ यहां पर भी रहेगा, है ना, वही का वही ग्राफ यहां पर भी आ गया। अब डिफरेंस क्या आने वाला है, ये तो इसलिए अपन डॉटेड बनाएंगे। मेन ग्राफ क्या है, हमारे सारे के सारे वेपर प्रेशर्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ गए। सारे वेपर प्रेशर बढ़ गया है ना, तो ये वाला ग्राफ भी ऊपर से जाएगा, ये भी अपने एक्सिस पे ऊपर से जाएगा, और ये वाला ग्राफ भी ऊपर से जाएगा। तो सारे ग्राफ्स के जो प्रेशर्स की रेंज थी वो इंक्रीज हो जाती है पॉजिटिव डेविएशन में। इधर भी देख लो, कंपैरिजन में क्लियर हो जाएगा आपको, नीचे से कर्व बना, तो ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाता है। ये राउल्स लॉ में स्ट्रेट लाइन रहती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ अकॉर्डिंगली प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज के हिसाब से मॉडिफाई हो। ये ऊपर वाला जो कर्व है वो सोल्यूशन का था, बाकी तो दोनों के इंडिविजुअल थे। ये जो टोटल वाला आता था, दिस वाज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, इधर भी और इधर भी सेम। ओके। ये वाले ग्राफ्स जो थे नीचे वाले, ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट के, है ना, ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और जो ओवरऑल प्रेशर दिखाने वाला ग्राफ है ये ऊपर है, तो वो सारी वैल्यूज अपने राउल्ट लॉ की वैल्यूज से क्या हो चुकी हैं, लोअर, और यहाँ पे क्या हो गई हैं, हायर। दैट व्हाट वी सेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये आपके पास एक पूरा कंप्लीट आइडियल नॉन, ये नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का पूरा कंपैरिजन है। किसी इंडिविजुअल पे नोट लिखने को आ गया तो वहां से पॉइंट उठा के सारे मेंशन कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली तो डिफरेंस ही पूछा जाता है, तो ऐसा कैसा इसको प्रेजेंट करके आ। ये क्वेश्चन यूजुअली डिफरेंस फॉर्म में ही जाता है, ये वाला टॉपिक इंडिविजुअल नहीं आता है कभी भी। चलिए, तो दैट वाज अबाउट नॉन आइडियल solutions showing two types of deviations, positive and negative। ठीक है। अब इसी डेविएशन के कंटेक्स्ट में एक और पॉइंट है। ये क्वेश्चन थ्योरी में सेपरेट आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में अलग से आया हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट एजियोट्रॉप्स। ये कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, एसर्शन रीजनिंग में भी ये टॉपिक बहुत प्रोमिनेंटली पिक होता है।
तो अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है, पर इसका रिपीटेशन बहुत हुआ है पेपर में, एजियोट्रॉप्स का। एग्जाम्स में इसका रिपीटेशन काफी है, तो उसको वर्कआउट करते हैं। एजियोट्रॉप्स, ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट डालते हैं, फिर उसको बातचीत करते हैं कि ये होते क्या है, पहले देख लेते हैं। ओके, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स आर, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, binary mixtures having same composition, having same composition in liquid and vapor phase, and vapor phase and boil at, boil at a constant temperature, boil at a constant temperature। एसर्शन रीजनिंग बन जाती है, इसलिए स्टेटमेंट के साथ बहुत थॉरो रहना पड़ेगा कि व्हाट इट इज इंडिकेटिंग। चलो, तो उसने हमने को दो बातें बताई है। ठीक है, देखना, अगर मैंने ये वर्ड्स को जरा सा अपन सारे शब्दों का एक्सरे कर लेते हैं। बाइनरी, क्या समझा था अपन ने? दो चीजें मिलाई है, ठीक है, मिक्सचर बनाया है, वो तो ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब कि क्या बता सकते हो कॉम्पोजिशन? क्वांटिटी, परसेंटेज, परसेंटेज या क्वांटिटी, चलो ठीक है। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कैसा कॉम्पोजिशन बोल रहा है वो? सेम। अब एक बात समझते हैं जरा, कि अगर मान लो अपन ने एल्कोहल और पानी मिलाया होता, है ना, यहाँ पे पानी भी है और एल्कोहल भी है इसमें, ठीक है, वाटर और एल्कोहल का एक रैंडम मिक्सचर बना दिया मैंने, ठीक है, क्या इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा है? क्या एल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम है? नहीं, बहुत जरा सा गैप है कि बहुत बड़ा गैप? सोचो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो पता है ना, कितना? 100। एल्कोहल का पता है? हाँ, 60 to 70 की रेंज रहती है, रेंज रहती है। हाँ ठीक है, मतलब काफी डिफरेंस है। अगर मैंने इस मिक्सचर को, अच्छा पहले अपन इसको क्लोज कर देते हैं, चलो ठीक है, हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, आप गर्म करना स्टार्ट कर रहे हो, कौन पहले वेपराइज होगा? एल्कोहल होगा, पानी बाद में आएगा। तो जब मैं किसी भी रैंडम टाइम पे यहां से सैंपल कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग करूं, तो यार मेरे को तो एल्कोहल ज्यादा मिलना चाहिए और पानी कम मिलना चाहिए, यही होगा और क्या। लेकिन यहां मैंने भले ही इक्वल क्वांटिटी डाली हो, समझना, मान लो यहाँ पे अपन ने 50-50 डाला, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 70-30 हो गया, क्योंकि पानी ज्यादा वेपराइज हुआ ही नहीं। वेपर फॉर्म में हमें कौन ज्यादा मिलेगा? एल्को। यूजुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है, कि ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका जो कॉम्पोजिशन लिक्विड स्टेट में है, वही कॉम्पोजिशन कहाँ मिलेगा? वेपर में भी मिलेगा। होता है ऐसा, बताएं, कंडीशन है उसकी, क्योंकि ऐसा मिलेगा मतलब। तो जिन मिक्सचर्स में ऐसा हो, जिन मिक्सचर्स में ऐसा हो, उन मिक्सचर्स को क्या नाम दे दिया? एजियोट्रॉप। उनको एजियोट्रॉप बोल दिया, ठीक है। तो हर मिक्सचर एजियोट्रॉप थोड़ी बनेगा, हर मिक्सचर तो ये ऐसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा नॉर्मल। जिनमें कॉम्पोजिशन सेम हो जाए उसको एजियोट्रॉप बोल देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जरा बॉइलिंग वाली बात करके देखते हैं। पानी अगर प्योर है तो वो गारंटीड कहाँ बॉईल होगा? 100।
हम लोगों ने नाइन्थ में भी, चलो थोड़ी पुरानी बात हो गई, पर आपको ये शायद पता होगा कि जितनी प्योर चीजें होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प होता है। यानी 100 मतलब 100, 101 भी नहीं होगा वो। लेकिन जो चीजें इम्प्योर होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट रेंज में होता है ना। उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रेंज में आता है। और पढ़ा है ना नाइन्थ क्लास के मैटर में, मिक्सचर्स इम्प्योर में ही तो आते हैं, मिक्सचर्स इम्प्योर में आते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट तो कायदे से काय में होना चाहिए था हमेशा, रेंज में। हाँ, सारे मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट रेंज में ही होता है। लेकिन ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, प्योर के जैसा हो यानी कांस्टेंट हो, उनको अपन क्या नाम देते हैं, एजियोट्रॉप। तो अब मुझे एजियोट्रॉप के बारे में दो बातें पता चल गई। पहली, इनका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट का कंपोजिशन सेम होगा। और दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट होना रेंज में चाहिए था, लेकिन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे उबल जाता है, पूरा मिक्सचर बॉईल हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको कवर करते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक अपने को मिली है एजियोट्रॉप के बारे में, या उसको पहचानने के लिए। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, माइंड में वो टॉपिक जुड़ जा, मतलब कब है ना, कनेक्ट हो जाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बैठना नहीं पड़ेगा उसको अलग से रटने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जिनमें एक तो कॉम्पोजिशन सेम रहे और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहे, उन मिक्सचर्स को एजियोट्रॉप कहते हैं। दे आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब मिक्सचर बना है तो डेविएशन तो हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव हो रहा होगा या तो नेगेटिव हो रहा होगा। तो एजियोट्रॉप को दो हिस्सों में बांटा गया, मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जिन चीजों को हम लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते ना, कभी देख नहीं सकते, तो उन चीजों को कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को रटवाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि हम देख तो नहीं सकते, पर जितना हो सके उसको फील कर लें, अगर ऑब्जर्व कर लें तो बेटर रहेगा। इमेज जब तक क्रिएट नहीं होती ना, टॉपिक जाता नहीं अंदर। चलो देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। अभी आप थोड़ा सोच के देखना कि कौन सा वाला किस में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जो जो पॉजिटिव डेविएशन वाला मिक्सचर होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला जल्दी बॉईल हो जाएगा कि देर से बॉईल हो। पॉजिटिव डेविएशन वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था, उसको बॉईल अगर करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाए। जल्दी, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ था कि जो नया मिक्सचर बना था उसके बीच के फोर्सेस वीक थे। तो वीक फोर्स है तो उबालना आसान है, उबालना आसान है तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम। तो इसीलिए क्या बोला, मिनिमम बॉइलिंग, कि कम से कम बॉइलिंग पॉइंट पे काम हो जाएगा। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ऐसा वो अपने को डालना है। ठीक, सॉल्यूशंस which show solutions which show a large positive deviation, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देंगे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकते हैं। और इसका उल्टा यहां पर आ जाएगा कि ज्यादा बॉइलिंग तब देनी पड़ेगी जब नेगेटिव डेविएशन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया है। सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज
नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कौन बनाएगा वो बात हो गई है ना। ओके, एग्जाम्पल डालना है इसमें। ये एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ चुके, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हर किसी भी कंटेक्स्ट में बन सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल वाटर मिक्सचर, लेकिन ऐसे किसी भी रैंडम क्वांटिटी में नहीं, उसमें से भी स्पेसिफिकली 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला मिक्सचर, यानी 95 इथेनॉल और 5 ml पानी। 95 ml इथेनॉल, 5 ml पानी। ठीक है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। और उस तरफ चलें मैक्सिमम वाले में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जांपल, मतलब स्पेसिफिकली यही वाला एग्जांपल पेपर में आया हुआ है। ये है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर, नाइट्रिक एसिड और पानी का मिक्सचर। इसमें इसका जो कॉम्पोजिशन है वो 68% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 68 ml नाइट्रिक एसिड और 32 ml पानी, 32 ml पानी। ओके, तो ये एजियोट्रॉप्स के बारे में ये बात करनी थी। तो दैट वाज अबाउट एजियोट्रॉप्स, है ना। ये कवर होता है किसी न किसी फॉर्म में, मिल जाएगा इस पे क्वेश्चन, देख लेंगे। सीधा थ्योरी आता है, ऐसा कोई इसमें कुछ डायरेक्ट आता है। डन। ठीक है, तो वी हैव टिल नाउ डिस्कस्ड अबाउट द पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड द टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलो। ओके, फाइनली द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको फ्रीक्वेंटली आज भी नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा ये तो मतलब ये तो रेगुलरली हर साल आएगा, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, every year, every time we are going to have the question for sure on colligative property। बिल्कुल अश्योर्ड टॉपिक है, जो अपने को अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चन दे सकता है। दैट कुड बी इन एमसीक्यू, दैट कुड बी असर्शन रीजनिंग, दैट कुड बी अ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, हर सेक्शन में बनता है, कहीं भी इसकी पॉसिबिलिटी है। मेजॉरिटी ये लॉन्ग आंसर में बनता है, 5 मार्क क्वेश्चन। मेजॉरिटी ये टॉपिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है, एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होती है और उसी पे न्यूमेरिकल होता है। 3+2 पे आता है, ये 3+2 में आता है बाइफरकेट होके। तो रेंज ऑफ क्वेश्चंस तो ले लेंगे, पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, इनका स्टेटमेंट शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो पहले इनको डिफाइन करते हैं, होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया अपन क्लास चल रही है, अपन ने लिख तो लिया, लिखने के बाद में पूरा पढ़ भी लिया, एग्जाम एग्जाम भी हो गई, लेकिन वो टॉपिक के साथ कभी उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं जाती कि चल क्या रहा था। बस एक टॉपिक था, पढ़ना था क्योंकि पेपर निकालना था, बड़ा तकलीफ देता है फिर आगे जाके। तो इसके अपन इसको वर्ड से कनेक्ट करेंगे। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ
solute particles, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस बात पे डिपेंड करें कि सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, ना कि इस बात पर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, irrespective of their nature, relative to the total number of particles, relative to the total number of particles in the solution, total number of particles in the solution. ठीक है, तो बस यही मेरा की हाईलाइट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बस ये इनकी पहचान है। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमारे सॉल्यूट का नेचर क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। नेचर से क्या समझते हो आप? नेचर ऑफ मटेरियल है, बिहेव करेगा। अच्छा, ठीक है, जैसे मैंने पानी में हमने 5 ग्राम सॉल्ट डाला और एक बार उतने ही पानी में हमने 5 ग्राम शुगर डाला, एक में सॉल्ट एक में शुगर, मैंने सॉल्यूट चेंज कर दिया। मतलब मैंने क्या चेंज कर दिया? उसका नेचर चेंज कर दिया, मैंने दूसरे नेचर का सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, नॉर्मल पानी होता तो 100 पे उबल जाता, लेकिन नमक डला हुआ पानी 100 डिग्री से ज्यादा पे बॉईल होगा, मान लो 102। ठीक है, 5 ग्राम के साथ मान लो 102 पे बॉईल हुआ, लेकिन अब मैंने शक्कर डाल दी, लेकिन अभी भी वो काय पे बॉईल होगा? 102 पे ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे क्लियर हुआ? कि जब हमने सॉल्यूट का नेचर तो बदल दिया, लेकिन उसकी क्वांटिटी कैसी रखी? सेम। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया वो भी दोनों में कैसा था? बराबर था। यानी मेरी प्रॉपर्टी ने, बॉइलिंग पॉइंट ने, बॉइलिंग पॉइंट ने इस बात पे निर्भर नहीं किया कि हमने क्या डाला है, बस इस बात पे निर्भर किया कि कितना डाला। समझ गए बात को? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, क्वालिटी पे नहीं करती। ऐसा किसकी? सॉल्यूट की, सॉल्यूट की। लेकिन अगर मैंने यहां पे 10 ग्राम चीनी डाल दी होती तो मेरे बॉइलिंग पॉइंट का आंसर कुछ और आएगा, है ना? क्योंकि क्या बदल दी गई? क्वांटिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पे नमक ही क्यों ना डाल दिया होता, समझना, मैंने नेचर नहीं बदला, लेकिन मैंने क्वांटिटी बदल दी, अभी भी बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि क्या बदल दिया आपने? क्वांटिटी। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काय पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे, ना कि नेचर। अब एक एक करके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अपन बात करने वाले हैं। आज अपन एक को कवर करेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो सॉल्यूशन के बारे में कोई भी ऐसी बात जो क्वांटिटी बदलने पर बदल जाए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चारों के पहले नाम लिख देते हैं, शुरू एक एक करके फिर आगे से करेंगे। पहले तो इनके नाम ही तैयार करना टास्क है। एमसीक्यू आता है, 4 ऑप्शन देते हैं, बोलते हैं कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये 4 में से निकल जाएगा। पहला, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव, चारों का वेटेज एकदम इक्विवेलेंट है, कोई एक ही आएगी पेपर में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहली प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मालूम है अपने को यार ये बात तो। अच्छा, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक ही एग्जांपल दिमाग में रख लो कि पानी में नमक डाल दिया, चारों के लिए एक ही बात है। अब देखो, पानी में नमक डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि नमक पानी को उड़ने नहीं देगा, तो ये ठीक है। अगली जो अपन ने अभी डिस्कस करी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये भी सही है। पानी में नमक वाला एग्जाम्पल ध्यान रख लो बस चारों को समझने के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है ना। तीसरा, अगर नॉर्मल पानी -4 डिग्री पे फ्रीज हो, 0 से फ्रीज होना शुरू होता है और -4 पे फ्रीज होता है, अगर नमक डाल दिया पानी में और जमने के लिए रख दिया, अब क्या होगा? -4 से और नीचे जाना पड़ेगा उसको जमाने के लिए, या थोड़े ऊपर के टेम्परेचर पे ही जम जाए? डिटेल में तो बताऊंगा। पहले नॉर्मल पानी के मॉलिक्यूल थे, आपने ठंडा करना चालू किया तो पास आना चालू हो गए और फ्रीज हो, ठीक। अब इस पानी के साथ साथ बीच में कौन है? नमक भी है, बीच में नमक भी आ गया। अब वो नमक जो है पास नहीं आने देगा, हिंडर करेगा, तो मुझे टेम्परेचर को और ताकतवर बनाना, मतलब और ज्यादा कहाँ जाना पड़ेगा? माइनस में, यानी कि यानी कि डिप्रेशन कम हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगली प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये लास्ट वाली को सेपरेटली डील करेंगे बाद में, इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हमारे घर में ही होता है, रोज होता है, बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये हैं चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन पे हमें काम करना है। और ये चारों प्रॉपर्टीज तब हो रही हैं जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल, पानी में नमक या पानी में शक्कर, वhatever, ठीक है। पहली वाली के साथ शुरू करते हैं। तो कितना नमक डल रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा, है ना, या कितना सॉल्यूट डल रहा है, कौन सा सॉल्यूट डल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। सॉल्ट डालो, यूरिया डालो, शुगर डाल दो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज इसको कनेक्ट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। तो बेसिस क्या है? किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड हो, ठीक है। तो वहां से बैकअप देते हैं पहले इसका थोड़ा सा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि ये 5 नंबर में पूरा थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग मटेरियल वगैरह थोड़े स्टेटमेंट वगैरह डालने होते हैं इसमें। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल particles are added, are added in a solvent, comma, the vapor pressure, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of the solution decreases, है ना। तो ये तो अपन ने वो बैकअप बता दिया कि हाँ वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, ये वो वाली बात बता दी। अब
इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। दो कंटेनर लिए अपन ने, एक में सॉल्वेंट होगा और एक में सोल्यूशन बना दिया अपन ने उसका, और उनके प्रेशर्स के सिंबल्स और उनका कंपैरिजन दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमने सोल्यूशन बना दिया है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक लेयर की तरह फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट को इजीली इवेपोरेट नहीं होने देते। एक लेयर सी बन जाती है ऊपर, जिससे कि, है ना, ढेर सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसा लेयर बना लेते हैं ऊपर एक, जिससे सॉल्वेंट का जो इवेपोरेशन होता है वो हिंडर होने वाला है, हिंडर हो जाता है। इसीलिए प्रेशर कम होना तय था। यहाँ पे क्या लिया अपन ने, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। और इसका, अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि पूरे चैप्टर में अपन जब जब वन लिखेंगे तो वो सॉल्वेंट के लिए होगा, और टू जहां लिखेंगे वो सॉल्यूट के लिए होगा। तो बिल्कुल हम फॉलो करेंगे वो बात। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, वो भी प्योर है, तो यहाँ पर जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट, है ना, P1 नॉट रहा होगा। ठीक है। ओके। और यहाँ पे P1, है ना, क्योंकि सोल्यूशन का हो गया ना वो। ठीक। ये क्या हाँ, क्या ऐड कर दिया अपन ने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। सॉल्वेंट के तो वेपर प्रेशर पे बात करनी है, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर पे तो कोई काम ही नहीं है, सॉलिड है, क्योंकि वो तो ये अपना सोल्यूशन बन चुका है। तो उस समय जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो, ठीक है, P1 है। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रेजेंट करना है, एक फॉर्मूला क्रिएट होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि कौन सा प्रेशर कम होगा, बाद वाला, है ना, ये बाद वाला प्रेशर कम होगा। ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक। अब ये तो पता था कि वेपर प्रेशर कम हो चुका है, कितना कम हुआ है, जो इनका डिफरेंस होगा, लोअरिंग ऑफ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम होगा, है ना, उसको डेल्टा पी लिख देते हैं। हाँ मतलब वही, डेल्टा P1, नॉर्मली लिख दो। डेल्टा P1 यानी चेंज इन प्रेशर कितना होगा, पहले, हाँ, ज्यादा वाला कौन है, P1 नॉट ज्यादा वाला है, कम वाला P, है ना, इतना डिफरेंस आया होगा, इतना डिफरेंस आया होगा। चलो ठीक है। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। यहाँ भी होने वाला है, यहाँ भी वही होगा कि, वहां लिख देते हैं अपन, बैकअप दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये जो प्रेशर में चेंज आया है, ये जो प्रेशर में चेंज आया है, वो भी मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शनल होगा, और इक्वल टू हटाते हैं तो P1 नॉट ही आता है ना, और साथ में क्या आ जाएगा, X1। सही है। हमारे हेडिंग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। अभी मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया, लोअरिंग। रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इनिशियल वैल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू
इनिशियल वैल्यू ये रहा, यहीं पर ही बैठा हुआ है। इसी को रिलेटिव लोअरिंग कैसे बनाते हैं, इसको उठा के कहाँ भेज देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, ये जो फ्रैक्शन बना है ये किसको दिखा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। और इक्वल टू में क्या है, क्या बचा है, x1 मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक मिनट, एक और बात, हाँ सुनो 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 सुनो, ये वो फ्लो में रह गया वो। हाँ, ये जो प्रेशर में चेंज आ रहा है, ये प्रेशर में चेंज किसकी क्वांटिटी बदलने से आ रहा है, हाँ वो रह गया, सॉल्यूट के वजह से आ रहा है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वजह से प्रेशर में चेंज आया है, प्रेशर में चेंज आया है। ठीक है, एक चीज बता दूं यार, क्लियर कर दूं, मैं टू लिख दिया और तुम बोलो यार वन के बीच में टू कैसे आ गया। अगर अपन सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे होते ना, तब तो अपन 100% वही लिखते P1 नॉट x1। लेकिन हम P1 की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन प्रेशर। तो वो किसकी वजह से आया, सॉल्यूट की वजह से आया। ठीक है। हाँ, अब यार मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ओपन करना है अपने को, उसको भी ओपन कर देते हैं, डेल्टा P1 को भी। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल, मतलब टोटल, टोटल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी इसमें थोड़ा चेंजेस और होंगे, मतलब थोड़ा मॉडिफाई होगा वो, बट ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसके पार्ट देखो, ये रहा लोअरिंग, इनिशियल से कंपेयर कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग, ये रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन, राउल्ट ने कहा था, तो अपन ने उसको खोल दिया। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन होगा, हमें पता है कि सॉल्यूशन बनाते समय सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट की क्वांटिटी से बहुत कम होती है, यानी N2 की वैल्यू N1 के कंपैरिजन में छोटी होगी। तो अगर कोई बहुत छोटी चीज आप किसी में ऐड करते हो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा, N1 ही आ जाएगा। वो ये वाली बात हो गई, 1 + 0.0000001, तो भैया ये तो ऑलमोस्ट वन ही हो गया ना, ऐसा। ठीक है। हाँ चलिए, तो अब उसमें चेंज कर देते हैं, जरा फॉर्मूले में डाल देते हैं, N1 + N2 की जगह N1 लिख देंगे बस। तो फिर क्या बनेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2/N, N2/N1। ये डेरिवेशन अब आगे बढ़ने वाला है। अब ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा, देखो यहां से N2 और N1 का फॉर्मूला डालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दोनों में रखेंगे। चलो शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे देखो। ये डेरिवेशन करना पड़ता है अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो, पूरा डेरिवेशन जो अपन कर रहे हैं अभी तक। N2 की जगह मैं लिख रहा हूं W2/M2, और इसकी जगह अपन लिखेंगे W1/M1। ठीक है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही कंक्लूजन होता है, टू फाइंड M2। M2 ये फाइंड करना चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंक्लूजन होता है, तो M2 के फॉर्म में अपने को पूरा फॉर्मूला ट्रांसपोज करना है। पहले थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। फाइनल टारगेट सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का M2 ही होगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा M2 के लिए आएगा। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2, M2 नीचे, नीचे W1, M1 ऊपर। और अब मैं फाइनल फॉर्मूले को M2 के टर्म्स में बना देता हूं। यार ये M2 को वहां ऊपर ले जाते हैं, इनको शिफ्ट कर देते हैं। तो
क्या क्या होगा, P1 नॉट ऊपर चला जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नीचे आ जाएगा, वहां से W2/W1 का पेयर बन जाएगा, और एक M1 रहेगा। देख लो, शिफ्ट कर दिया है सब कुछ, M2 को ऊपर ले जाना था, ये M2 का फॉर्मूला। M2 फाइंड करने का क्वेश्चन आता है, तो वो M2 तक कैसे पहुंचे हैं वो ये रहा, ऐसे करके M2 तक अपन ने डेराइव किया उसको। मेन फॉर्मूला यही वाला है ना, ऊपर वाला। फिर इसमें वैल्यूज डालिए नंबर ऑफ मोल्स की, तब जाके ये चेंज होकर यहाँ तक पहुंचा है। 12th क्लास डेरिवेशन से भरी हुई क्लास है, ये डेरिवेशन याद नहीं होंगे, मतलब कि रटने बैठोगे तो हर 4 दिन में भूलेंगे। लिख के तैयार करो इनको, 2-3 स्टेप देखो, लिखो, फिर 2-3 स्टेप देखो, आगे का लिखो, और फिर पूरा लिखो। जितना राइटिंग में वर्कआउट होगा उतना जल्दी पक्के हो जाएंगे। पर ये डिराइव करना है अपने को, इनको डिराइव करते आना चाहिए, M2 तक पहुंचना है। यहाँ से शुरू करते हुए स्टार्टिंग कहाँ से है, राउंड लॉ की मदद से, ये वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट याद रह जाए तो फिर तो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस हो रहे हैं, अगर ध्यान रह जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक कुछ नहीं लगा उसमें, सिर्फ शिफ्टिंग ही हुई है ना। शुरुआत यहाँ से। ठीक है, फिर फॉर्मूले रखते गए अपन सबके। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या है ये, M2 है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फाइंड करने के लिए दिया जाता है। 2 नंबर यानी सॉल्यूट, कैपिटल M यानी मोलर मास, और W क्या था, गिवन मास, जो क्वेश्चन देगा हमेशा देगा, हमेशा देगा। जब न्यूमेरिकल आता है ना इस पे, तो मेन तो ये रहता है कि हम उसमें से P1 नॉट और P1 को छांट पाए, क्योंकि दोनों प्रेशर दिए रहेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि यार ये P1 नॉट है और ये P1 है। वैसे तो छोटा बड़ा होगा वो, पर P1 नॉट किसके लिए होगा, प्योर सॉल्वेंट के लिए बोला गया होगा कि भैया प्योर वाटर का पहले इतना इतना वेपर प्रेशर था, और जब नमक मिला दिया तो बोले इतना वेपर प्रेशर हो गया, काय का, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का P1 इज फॉर सोल्यूशन, P1 नॉट इज फॉर सॉल्वेंट, 2 is for solute, 1 is for solvent। ठीक है, चलो इस प्रॉपर्टी को पहले थोरो कर लेते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, इतना करना है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी में इतना काम है। देखते हैं। हाँ, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अपन ने क्या कहा कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट उसके वेपराइजेशन को हिंडर करेगा। ठीक है, फिर हमने दोनों के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया, भाई इतने का चेंज आ रहा हो। फिर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमने उसको इक्वेट किया P1X से, वहां से हमने रेशो बना दिया, इसी रेशो को रिलेटिव लोअरिंग बोला, जो कि इक्वल में आया किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन की जगह आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला डाल दिया। फिर आपने कहा कि भाई सॉल्यूट तो बहुत कम होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, नीचे से N2 को हटा दिया, तो फॉर्मूला हमारा शॉर्ट होके कितना बच गया, ये वाला बच गया। फिर हमने N2 की वैल्यू डाली, N1 की वैल्यू डाली, ये रही दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज। फिर उस फॉर्मूले को सिर्फ इधर उधर शिफ्टिंग करी, और किसके टर्म्स में मॉडिफाई कर लिया, M2 के टर्म्स में मॉडिफाई कर लिया, जो कि मेरा फॉर्मूला बन गया फाइनल वाला, न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, इज इट ओके। जरा बताओ प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल, है ना, न्यूमेरिकल आएगा तो भैया ये कैसे पता लगाओगे ना, प्रेशर दिया है, पास्कल के साथ लिखा हुआ आएगा ना।
पास्कल्स में लिखा हुआ आएगा। चलो एक ट्राई कर लेते हैं, उस फॉर्मूले पे जरा एक अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। आप मैटर में से पहले तो ये छांटोगे कि क्या क्या दिया हुआ। बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में पहले सारे वेरिएबल लिख के आना है कि ये दिया हुआ, फिर फॉर्मूला और फिर कैलकुलेशन, 3 स्टेप करेंगे हम। पहले तो मैटर छांटना, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार। हाँ भाई, बार भी होती है ना यूनिट प्रेशर की, सीजीएस यूनिट है ना ये, सीजीएस। अ नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 gram when added to 39 gram benzene ब्रैकेट मोलर मास, कई बार देते हैं कई बार खुद निकालना पड़ता है, 78 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 0.845 बार। What is the molar mass of the solid? सॉलिड का मोलर मास कितना हो? ठीक है। सबसे पहले तो जितने नंबर्स दिए हैं उन सबको सही वेरिएबल के साथ में छांट लेते हैं कि क्या दिया। जैसे ही अपन रीडिंग स्टार्ट करते हैं, प्योर बेंजीन का प्रेशर दिख गया अपने को। पहला डेटा ये रहा। प्योर मतलब क्या दिया हुआ है मेरे को ये, P1 नॉट, प्योर वाला। ठीक है भाई, P1 नॉट आ गया 0.850। तो ये सबको छांट के लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम का पार्ट है। अगला, सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, ये क्या दिया है, W2, सॉल्यूट के बारे में दिया है ना ये, 0.5 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन, ये क्या है, W1। ठीक है। मोलर मास 78, ये क्या हो गया, M1, 78। और ये क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी P1 0.845। और फाइनली पूछा है M2। उस फॉर्मूले में सब कुछ दिया है, बस ले जाके रख दो सही जगह पर। चलो करें, कैलकुलेशन करते हैं फटाफट, आंसर निकालते हैं M2 का। M2 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला लिख लो पहले M2 वाला जो बनाया अभी अपन ने, और उसके सारे डेटा की जगह नंबर्स डाल देते हैं।
P1 naught minus P1 multiplied by W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय M1। सारे डेटा को उठा के अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा। ये है 0.850, नीचे 0.850 माइनस 0.845, W2 की जगह 0.5, W1 की जगह 39, M1 की जगह 78। और इन सारे नंबर को सॉल्व करके अपने को अपना आंसर निकालना होगा M2 का। 0.005, 0.5, और ये 39 कितने से कट जाएगा? 39 टू सा डायरेक्ट 78 होता है। अच्छा फाइनल। और 0.5 इंटू 2 1 होता है। कैलकुलेशन में भी बहुत स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, तो फिर जल्दी कहाँ, ये तो ये दोनों मिलके 1 होते हैं, खत्म। 0.5 इंटू 2 1 होता है, गया जो है यहाँ पर है। डेसिमल से डेसिमल कैंसल, तीन तीन डिजिट पर है ना दोनों में, तो गया। सीधा आंसर 850/5। कोई लोड ही नहीं, कोई डेसिमल शिफ्ट नहीं करना पड़ा, कोई कुछ नहीं, हौच पौच नहीं करना है भाई। जितना नंबर्स को बहुत असेस करो, बहुत ध्यान से असेसमेंट करके काम करना होता है। 170 आंसर आ गया। देखो ये अपना M2 सीधा सीधा आ गया। मैंने कितना कुछ भी नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस एग्जीक्यूट किए अपन ने। नंबर क्वेश्चन वाले देते ही ऐसे हैं यार कि वो आप आउटकम को जनरेट कर सको। बट हम बस ये ढूंढ पाएंगे कौन किससे इजीली सिंप्लीफाई हो। तो ये हाथों हाथ उस प्रॉपर्टी का एक सैंपल क्वेश्चन ये इस तरह का हो गया कि भाई ऐसे न्यूमेरिकल अपने को मिलेगा। ठीक है, कुछ डेसिमल इधर उधर हो गया शायद। तो वो 3 डिजिट का 3 डिजिट, और ये सीधा हो गया 1, लोड इन, है ना? तो सही रहता है, खत्म। तो दिस इज हाउ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी आस्क्ड। वो थ्योरी डेरिवेशन जो अपन ने किया एक पेज का वो, और साथ में अटैच्ड क्वेश्चन, साथ में अटैच रहता है एक क्वेश्चन इस तरह का। 3+2 5 नंबर में भी आ सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल आना होगा तो 3 नंबर में आ जाएगा। गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन करें, आंसर लिख दिया, खत्म। ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमेशा ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला याद रह जाए बस, मेन बात वो रहेगी। फिर डेटा ही प्लेस करना होता है, नथिंग एल्स। ठीक है। तो दैट वाज अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी टॉक्ड अबाउट। ठीक है।